गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो अध्याय दूसरा है वो हमारा प्रारंभ हो चुका है। कल उसके बारे में अपने चर्चा की थी और उसका अध्ययन किया था। अब आगे हम उसका अध्ययन करेंगे संसाधन के रूप में लोग। हमारा जो दूसरा अध्याय है उसका बात आती है विभिन्न क्रियाएं, क्रियाकलाप कौन कौन से हैं जो व्यक्ति है अपनी दिनचर्या के दौरान धन कमाने के उद्देश्य से करता है। तो सभी क्या है कि अपने कौशल, अनुभव और क्षमता के आधार पे अलग अलग कार्य करते हैं और इन्हीं अनुभव, क्षमता और कौशल के आधार पे इन क्रियाकलापों को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ध्यान रखना, इन क्रियाकलापों की योग्यता, क्षमता और अनुभव के आधार पर व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग कार्य किए जाते हैं। तो बात करेंगे विभिन्न क्रियाकलापों की। अब बात आती है कि प्रमुख क्रियाएं कौन कौन सी है, इनको कितने भागों में बांटा गया है। तो ध्यान रखना, प्रमुख जो क्रियाएं हैं उनको प्रमुख रूप से 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। कई बार क्वेश्चन आता है कि जो क्रियाकलाप है व्यक्ति के या जो क्षेत्र है कार्यों के, उनको प्रमुख रूप से कितने भागों में बांटा गया है। तो ध्यान रखना, 3 भागों में क्रियाओं को प्रमुख रूप से बांटा गया है। क्रियाओं के प्रमुख रूप से 3 क्षेत्र हैं। तो इन तीनों क्षेत्रों की हम चर्चाएं करेंगे और उनके उदाहरण के बारे में भी बात करेंगे साथ में। पहला जो क्षेत्र आता है उसको कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। तो सबसे पहले जो कार्य के आधार पे जिस भाग का वर्णन किया गया है वो है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में प्रमुखतः अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में उस क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है। यानी प्रकृति के द्वारा जो हमें प्रमुख रूप से जो संसाधन प्राप्त हुए हैं या उससे संबंधित जो क्रियाएं हैं वो किस में आती है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अब बात आती है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुखतः कौन कौन सी क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है, कौन सी क्रियाओं को जोड़ा गया है। तो ध्यान रखना, प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत जो प्रमुख उदाहरण आते हैं वो है कृषि, वानिकी यानी वन से संबंधित, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन। प्रमुख रूप से जो कृषि से संबंधित कार्य होते हैं, वन से संबंधित कार्य होते हैं या पशुपालन से संबंधित होते हैं। कृषि, मुर्गी पालन, पशुपालन, मत्स्य पालन एक प्रकार से आपस में क्रियाएं हैं, एक दूसरे पर निर्भर है। कृषि कार्य करने वाला व्यक्ति है वो साथ में पशुपालन भी करता है, क्योंकि जब कृषि कार्य करता है तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए या फिर साथ में क्या है उसको आमदनी बढ़ाने के लिए प्रमुख रूप से क्या है कि पशुपालन की आवश्यकता होती है। तो जिस कारण पशुपालन के कारण क्या है कि अच्छा दूध उसको प्राप्त होता है, उसका दूध का बाजार में बेच के अच्छे मूल्य प्राप्त करते हैं, साथ में उसको कृषि से आमदनी होती रहती है। इसी प्रकार क्या है जो मत्स्य पालन है और जो मुर्गी पालन है, ये व्यवसाय भी क्या है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जो पानी से संबंधित है वो है मत्स्य पालन है। कुछ व्यक्ति है जो कम पढ़े लिखे हैं, प्रमुख रूप से ये व्यक्ति क्या है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत अपनी सेवाएं देते हैं। तो ध्यान रखना कि जो अधिक पढ़े लिखे नहीं हैं और सामान्य जो पढ़े व्यक्ति हैं, नॉर्मल जिन्होंने कम शिक्षा प्राप्त की है, वो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आते हैं। बात करते हैं हमें द्वितीय क्षेत्र की कि दूसरे क्षेत्र में प्रमुख रूप से कौन सी क्रियाएं आती है, क्या इस क्रियाओं के अंतर्गत देखा जाता है। तो ध्यान रखना, जो इसकी सीधी सादी परिभाषा वो है कि कच्चे माल को जब पक्के माल में परिवर्तित कर दिया जाता है तो वो किस में आता है कि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसको विनिर्माण भी कहते हैं। इसके साथ ही क्या है कि जो कच्ची सामग्री है उसको मशीन, औजारों, श्रम का उपयोग करे सामान बनाने की क्रिया। यानी जो हमारे पास कच्ची सामग्री है, चाहे वो किस लोहे के रूप में हो, चाहे वो धातु के रूप में हो, चाहे वो मिट्टी के रूप में हो, चाहे सूत के रूप में हो, जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध है, जो एक प्रकार से प्रारंभिक स्थिति में किसी प्रकार के काम के नहीं होते, लेकिन जब उनको मशीनों की सहायता से, औजारों की सहायता से और मेहनत के द्वारा जब उन्हें किसी अन्य वस्तु के रूप में, अन्य पदार्थ के रूप में, अन्य आकृति के रूप में जब परिवर्तित कर दिया जाता है तो वो प्रमुख रूप से द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब बात आती है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुखतः किन क्षेत्रों को, किन कार्यों को सम्मिलित किया गया है। ध्यान रखना, इसके अंतर्गत जो प्रमुख उदाहरण है उत्खनन और खनन, यानी जमीन को खोद कर
जो कुछ पदार्थ तत्व प्राप्त होते हैं, इसके साथ ही जो कच्ची सामग्री हमें प्राप्त होती है और उस कच्ची सामग्री का उपयोग हम विनिर्माण कार्य में करते हैं। विनिर्माण की हमने बात की थी कि हमारे पास प्रारंभ में जो सामग्री है उसको कुछ अपनी योग्यता और कौशल के आधार पे उसे एक अलग आकृति प्रदान करना, उसे एक अलग रूप प्रदान करना, जिससे एक नया पदार्थ बन सके और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। तो प्रमुख रूप से जो द्वितीयक क्षेत्र उसके उदाहरण है उत्खनन और खनन। बात करते हैं तृतीयक क्षेत्र की। तृतीयक क्षेत्र है उसमें क्या है कि अपने उपभोक्ताओं को जो हम सेवाएं प्रदान करते हैं और बदले में क्या है कि उन सेवाओं के बदले में हमें जो लाभ प्राप्त होता है उनको तृतीय क्षेत्र के अंदर शामिल किया गया है। यानी व्यक्ति में जो योग्यता है, चाहे वो एक डॉक्टर के रूप में हो, चाहे वो एक शिक्षक के रूप में हो, चाहे वो एक इंजीनियर के रूप में हो, चाहे एक वकील के रूप में हो, उनकी जो योग्यताएं हैं उनके आधार पे जब किसी को अपनी सेवा देते हैं यानी उनका कार्य करते हैं और बदले में उनको उसके बदले प्रतिफल मिलता है, वो किसके अंतर्गत आती है? प्रमुख रूप से तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। जो तृतीय क्षेत्र है उसको प्रमुख रूप से जो अन्य नाम है उसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। यानी किसी धन के बदले में किसी व्यक्ति की सेवा करना या मदद करना या उसको जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूरा करना, वो किस में आता है? सेवा क्षेत्र में आता है। बात यह आती है कि सेवा क्षेत्र के प्रमुखतः उदाहरण कौन कौन से हैं, किन किन कार्यों को प्रमुख रूप में इसमें शामिल किया गया है। तो इसके उदाहरण है प्रमुख रूप से व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन। यानी जिनसे अधिक आमदनी प्राप्त होती है, जिनसे अधिक लाभ प्राप्त होता है, जिनमें उच्च कौशल होता है, उच्च प्रशिक्षण होता है, वो प्रमुख रूप से किस में शामिल किया गया है? तृतीय क्षेत्र में शामिल किया गया है। अपन अगर बात करें वर्तमान और कुछ दशकों पहले की, तो प्रमुख रूप से धीरे धीरे क्या है कि जो प्राथमिक क्षेत्र है उसका जो प्रतिशत है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। यानी जहां प्रारंभ में जो कृषि कार्य है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, ये कार्य जहां ज्यादा किया जाता था, धीरे धीरे उसका प्रतिशत घटता जा रहा है। और घटने का कारण क्या है कि लोग अपने परंपरागत व्यवसायों को छोड़ के अन्य व्यवसाय करने लग गए। तो बात यह आई कि जब प्राथमिक क्षेत्र का प्रतिशत जब घट रहा है तो अन्य क्षेत्रों में क्या हो रही है? द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। और प्रमुखतः जो वृद्धि हो रही है वो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिल रही है। यानी जो सेवा क्षेत्र है उसमें धीरे धीरे प्रतिशत बढ़ता जा रहा है और लोग शिक्षा, स्वास्थ्य को विशेष महत्व दे रहे हैं। बात आती है अब आर्थिक क्रियाओं की। यानी आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? यानी वो क्रियाएं जो हमें लाभ कमाने के उद्देश्य से या फिर धन कमाने के उद्देश्य से जो हम कार्य करते हैं, क्रियाएं करते हैं, वो किस में आती है? आर्थिक क्रियाओं में आती है। वे क्रियाएं जो धन प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है उनको कौन सी क्रियाएं कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। व्यक्ति है, कोई ना कोई कार्य करता है और कोई ना कोई कार्य करने के पीछे उसका उद्देश्य होता है। उद्देश्य क्या होता है? धन प्राप्त करना, लाभ प्राप्त करना, आर्थिक संपत्ति को बढ़ाना। तो इस प्रकार से व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किया जाता है और कार्य के पीछे जब उसका उद्देश्य होता है लाभ कमाने का, तो उसे क्या कहा जाएगा? आर्थिक क्रियाएं कहा जाएगा। अब बात आती है कि आर्थिक क्रियाएं हैं, इनको कितने भागों में विभाजन किया गया है, कितने भागों में इनको बांटा गया है। तो ध्यान रखना, प्रमुखतः जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। अब ये दो भाग कौन कौन से हैं और इन दोनों भागों में किन किन को सम्मिलित किया गया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले जो हमारी क्रियाएं आती है वो है बाजार क्रियाएं। अब आती है बाजार क्रियाओं में किसको सम्मिलित किया गया है? तो इसका जो अर्थ है सामान्य सा वो ये है कि जहां पर वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है, यानी वह स्थान जहां पे किसी वस्तु को खरीदा या बेचा जाता है, वह स्थान जहां पे किसी वस्तु को खरीदा या बेचा जाता है उसे क्या कहा जाएगा? बाजार क्रियाएं कहा जाएगा। बाजार का प्रमुख रूप से क्या काम होता है कि वहां से सामान को खरीदा जाता है और सामान को वहां पे बेचा जाता है। किस उद्देश्य से? लाभ के उद्देश्य से। तो एक प्रकार से वह क्रियाएं जो हम लाभ कमाने के उद्देश्य से करते हैं वो क्रियाएं किस में आएगी? बाजार क्रियाओं में आएगी। अब आती है बाजार क्रियाओं में कौन कौन से क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है। तो अपने जो प्रारंभ में 3 क्षेत्र आए थे, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र की जो सारी क्रियाएं हैं वो किसके अंतर्गत आती है? बाजार क्रियाओं के अंतर्गत आती है। क्योंकि तीनों क्षेत्र हैं ये लाभ कमाने के उद्देश्य से इनकी में क्रियाओं को सम्मिलित
किया गया है। अब बात आती है कि ये जो अपने बाजार क्रियाएं हैं, इन्हें प्रमुख रूप से कुछ हम उदाहरणों को समझेंगे कि इनमें प्रमुख रूप से किन बातों को सम्मिलित किया गया है। तो पहला इसमें आता है पशुपालन। कृषक है या जो सामान्य व्यक्ति है वो पशुपालन क्यों करता है, उसके पीछे उसका उद्देश्य होता है। पशु रखने के साथ क्या है कि उसकी दूध संबंधी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, उसको मक्खन वगैरह मिल जाता है, उसको अच्छा पौष्टिक घी मिल जाता है। इसके साथ में जो दूध की मात्रा अधिक उसके पास बच जाती है, घी उसके पास अधिक बच जाता है, उससे क्या करता है, उसको वो बाजार में बेच देता है और उससे उसको उचित लाभ मिल जाता है और घर में आवश्यक सामग्री है वो शुद्ध सामग्री उसको प्राप्त हो जाती है। बात आती है अध्यापक का विद्यालय में पढ़ाना। शिक्षक जब विद्यालय में अपनी सेवाएं देता है तो उस सेवाओं के बदले में जो उसको पारिश्रमिक दिया जाता है, जो उसको भुगतान किया जाता है, वो भी क्या है, एक प्रकार से बाजार क्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है। क्योंकि पढ़ाने के पीछे शिक्षक का उद्देश्य है बच्चों को पढ़ाना, शिक्षा देना, लेकिन उसके पीछे उसकी आर्थिक क्रियाएं भी क्या है, पूरी हो रही है, उसको बदले उसको भुगतान भी मिल रहा है। ये तो बात ही अपनी बाजार क्रियाओं की। दूसरी जो क्रिया इसमें आती है वो आती है गैर बाजार क्रियाएं, यानी ऐसी क्रियाएं जिनसे हमें धन प्राप्त नहीं होता, जिनसे हमें लाभ प्राप्त नहीं होता, वो किस में आती है, गैर बाजार क्रियाओं में आती है। ध्यान रखना, वह क्रियाएं जो प्रत्यक्ष रूप से धन कमाने से संबंधित नहीं हो, वो किस में आती है, गैर बाजार क्रियाओं में आती है। अब बात है ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जिनको गैर बाजार क्रियाओं में सम्मिलित किया गया है, यानी बाजार में तो किसी चीज का मोल भाव होता है, लेकिन ये क्रियाएं जो हम करते हैं इनका कोई मोल भाव नहीं होता। इनके कुछ पीछे जो कुछ उद्देश्य होते हैं वो नैतिक उद्देश्य होते हैं, अपनी जिम्मेदारी होती है, अपना कर्तव्य होता है, अपना धर्म होता है। और इन कर्तव्य, जिम्मेदारी और अपने नैतिक कर्तव्य को ध्यान में रख के जो कार्य किए जाते हैं वो गैर बाजार क्रियाओं में आते हैं। अब कौन कौन से इसमें कार्य आते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। बात आती है देश सेवा, समाज सेवा, धार्मिक कर्तव्य। अब जो बाजार सेवा है, देश सेवा या सामाजिक कार्य है, इन कार्यों के बदले व्यक्ति को लाभ प्राप्त नहीं होता। व्यक्ति ये जो कार्य करता है वो अपने नैतिक कर्तव्य की, नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर अपने दायित्व को समझते हुए वो देश की सेवा करता है, देश के हर मुसीबत में, हर समस्याओं में उन परेशानियों को दूर करने का प्रयास करता है। कुछ लोग समाज में जो गरीब परिवार है उनकी सहायता करते हैं, उनको हर आवश्यक मदद सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। बात आती है धार्मिक कर्तव्य की। व्यक्ति है वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता है, धर्म से संबंधित क्रियाकलाप करता है, तो उसके बदले उसको कोई लाभ प्राप्त नहीं होता, लेकिन वो अपने कर्तव्यों को, अपने जिम्मेदारी को समझते हुए सारे कार्य करता है। आप प्रमुख रूप से एक बात ऐसी समझेंगे जिससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि गैर आर्थिक क्रियाएं कौन सी प्रमुख रूप से होती है। बात आती है माँ का बच्चे के लिए खाना बनाना। एक माता के द्वारा बच्चे का लालन पालन करना, उसका पोषण करना, उसके लिए खाना बनाना प्रमुख रूप से क्या है, ये घरेलू क्रियाएं हैं। और इसके बदले में उस माँ को क्या है कि कोई लाभ नहीं मिल रहा, वो अपने नैतिक कर्तव्य को निभाते हुए घर के कार्य कर रही है, वो खाना बना रही है। तो ध्यान रखना, लाभ कमाने के उद्देश्य से जो कार्य किए जाएंगे वो किसमें आएंगे, बाजार क्रियाओं में। और जो लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य नहीं किए जाते वो किसमें आएंगे, गैर बाजार क्रियाओं में आते हैं। अब कुछ ऐसे अपन बिंदुओं पे चर्चा करेंगे जिससे ये पूर्णतः स्पष्ट हो जाएगा कि आर्थिक क्रियाएं कौन सी होती है, गैर आर्थिक क्रियाएं कौन सी होती है, कौन सी क्रियाएं लाभ से संबंधित है और कौन सी नैतिक जिम्मेदारी या अपने धर्म कर्तव्य के आधार पर की जाती है। तो इसके बारे में कुछ बिंदुओं पे अपन चर्चा करेंगे। बात आती है कुछ क्रियाओं के उदाहरण जो गैर बाजार क्रियाएं हैं और कुछ क्या है, बाजार क्रियाएं हैं, यानी बाजार से संबंधित लाभ का, और गैर बाजार क्रियाएं यानी जिनसे लाभ प्राप्त नहीं होता, उनसे पैसे नहीं मिलते, लाभ नहीं मिलता। बात आती है बाजार में मछली बेचना। ये कौन प्रकार से कौन सी गतिविधि है, ये आर्थिक गतिविधि है या गैर आर्थिक गतिविधि है। तो ध्यान रखना, इसमें बाजार में मछली बेचना यानी इसमें बाजार में किसी चीज को बेचा जा रहा है, विक्रय किया जा रहा है उसका, तो विक्रय और क्रय से संबंधित जो क्रियाएं होती है वो किस में आती है, आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आती है। दूसरे उदाहरण है परिवार के लिए खाना बनाना, यानी माँ है वो घर में जब खाना बनाती है परिवार के सदस्यों के लिए, तो उसके बदले क्या है कि उसको कोई भुगतान नहीं मिलता, और जिस कार्य में भुगतान नहीं मिलता, लाभ नहीं मिलता, उस क्रियाओं को ध्यान रखना गैर आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। बात आती तीसरे उदाहरण की कि प्राइवेट फर्म में काम करना,
वो कौन सी क्रिया में आता है? यानी एक व्यक्ति है वो किसी प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट फार्म हाउस में, प्राइवेट स्थान पे कोई कार्य कर रहा है, तो जब किसी स्थान पे जाके व्यक्ति कोई कार्य करता है उसके बदले उसको क्या मिलता है? लाभ मिलता है, पारिश्रमिक मिलता है। तो वो कौन सी क्रिया हो गई? आर्थिक क्रिया हो गई। बात आती है अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करना, यानी कोई भाई है या बहन है वो घर में अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करता है, उनके कार्य करता है, तो उससे उसको कोई क्या है? भुगतान नहीं मिल रहा, पैसे नहीं मिल रहे, तो वो क्रिया किस में आएगी? गैर आर्थिक क्रियाओं के अंदर। इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि जो लाभ मिल रहा है वो आर्थिक क्रियाएं हैं, और जिनसे लाभ प्राप्त नहीं हो रहा वो कौन सी क्रियाएं? गैर आर्थिक क्रियाएं होती है। बात आती है पुरुष और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप। प्रारंभ में जब अपना देश आजाद हुआ या देश के आजादी के पूर्व की अपन बात करें, तो उस समय क्या था कि जो पुरुष और महिलाएं हैं उनके कार्य क्या है? पूर्णतः निर्धारित थे कि महिलाओं का काम क्या है, पुरुषों का काम क्या है। उनकी अलग अलग नैतिक जिम्मेदारी या परिवार के पोषण की जिम्मेदारी या आजीविका कमाने की जिम्मेदारी है, वो पुरुष और महिला के आधार पर बांटी हुई थी कि पुरुष क्या कार्य करेगा और महिलाएं क्या काम करेगी। तो बात करते हैं अपने कि पुरुष और महिलाओं का श्रम विभाजन, यानी पुरुष को क्या काम करना है? प्रमुख रूप से उसका कार्य है आजीविका कमाना, और जो महिलाएं हैं उनका प्रमुख कार्य क्या है? कि घर परिवार का भरण पोषण करना, उनकी देखभाल करना, उससे संबंधित कार्य करना। वो किस में थे? महिलाओं के कार्य थे। और आजीविका कमाने का प्रमुख कार्य था किसका था? पुरुष का था। बात आती है महिलाएं घर का कार्य। प्रमुख रूप से उस समय जो प्रमुख व्यवस्था थी वो महिलाओं के घर से संबंधित कार्य की थी। महिलाएं हैं घर पे साफ सफाई करती थी, बर्तन धोती थी, खाना बनाती थी, साफ सफाई करती थी, ये प्रमुख रूप से महिलाओं के कार्य थे। बात आती है सेवाओं का भुगतान नहीं। ये महिलाएं जो अपने घर पे कार्य करती है, चाहे सफाई का करो, कपड़े धोने का करो, भोजन बनाने का करो, बच्चों की देखभाल का करो, बच्चों का पढ़ाने का करो, इनके बदले क्या है? महिलाओं को कोई पैसे नहीं मिलते, कोई लाभ नहीं मिलता। महिलाएं जो कार्य करती है वो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी और नैतिक कर्तव्य और धर्म को आधार पे रखते अब इन कार्यों को करती है। बात आती है पारिवारिक सेवाओं का भुगतान नहीं, यानी जो महिला घर पे कार्य कर रही है तो वो अपनी घर का ही कार्य कर रही है, न किसी दूसरे घर का कार्य कर रही है। जब वो अपने ही घर का कार्य कर रही है तो क्या है कि उसको उस कार्य के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। यही महिला मान लो किसी अन्य घर पे कार्य करती, चाहे वो किसी प्रकार का कार्य करती, तो उसको उसका भुगतान मिलता, क्योंकि वो किसी को सेवाएं दे रही है। यहाँ क्या है कि वो किसी दूसरे स्थान पे सेवाएं नहीं दे के अपने ही घर पे सेवाएं दे रही है, और जब अपने ही घर पे सेवाएं देते हैं तो उसका लाभ और भुगतान नहीं किया जाता। बात आती है कि राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं। महिलाओं के द्वारा जो ये कार्य किए जा रहे हैं, घर से संबंधित है, परिवार की देखभाल करना है, पढ़ाई करवाना है बच्चों को, खाना बनाना है, साफ सफाई करनी है, कपड़े धोने हैं, तो इनसे लाभ नहीं होता। और लाभ नहीं होने के कारण क्या है कि देश की जो राष्ट्रीय आय है उसमें उनका कोई हिस्सा नहीं जोड़ा जाता, उनका कोई भाग नहीं जोड़ा जाता। बात आती है पुरुषों की। पुरुषों का उस समय क्या काम था? प्रमुख रूप से कि वो खेतों में काम करते थे, और खेत में जो उनके उपज होती थी, जो उत्पादन होता था, उस उत्पादन को वो क्या करते थे? उपज को बाजार में बेचते थे। यानी खेत में जो भी अपने कृषि कार्य के द्वारा जो लाभ मिला, जो उत्पादन हुआ, चाहे वो गेहूं के रूप में हो, चाहे वो बाजरे के रूप में हो, चाहे गन्ने के रूप में हो, चाहे आलू के रूप में हो, चाहे किसी प्रकार से हो, उस उपज को बाजार में ले जाते थे और बाजार में जाके उसको बेच देते थे, जिसके बदले में उनको प्रतिफल मिलता था। परिवार के लिए धन कमाना। पुरुष का प्रमुख रूप से एक ही कार्य था कि वो परिवार की आजीविका चलाए, परिवार के लिए आवश्यक संसाधन है वो उपलब्ध करवाए, परिवार की जो आवश्यकताएं हैं, जो जरूरत है उनको पूरा करे। तो एक प्रकार से जो आर्थिक जिम्मेदारी थी वो पुरुषों पे थी। राष्ट्रीय आय में योगदान। अब पुरुष क्या है? कृषि कार्य कर रहा है, कृषि से उसके उत्पादन हो रहा है और उस उत्पादन को जाके वो बाजार में बेच रहा है। बाजार में बेचने से क्या है कि उसका उसे प्रतिफल मिल रहा है, उसका लाभ मिल रहा है, उसको पैसे मिल रहे हैं। जब व्यक्ति आर्थिक उद्देश्य से कोई कार्य करता है तो उसको जो लाभ हुआ वो उसका स्वयं का तो लाभ होता ही है, साथ में क्या है उसका हिस्सा है वो राष्ट्रीय आय में, देश की आय में भी जुड़ता है। बात आती है कि कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष है वो आवश्यकताओं के आधार पे, जरूरत के आधार पे या कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि उनको कार्य करना पड़ता है। तो उस समय भी कुछ ऐसी महिलाएं हैं वर्तमान में या पहले की बात करें तो जो कार्य करती थी। तो जो गीता है वो मछली बेचकर आय प्राप्त करती है। अब जब महिलाएं घर पे काम कर रही थी
तो उनका उन्हें पारिश्रमिक नहीं मिल रहा था, उनका उन्हें लाभ नहीं मिल रहा था, उनको भुगतान नहीं मिल रहा था। लेकिन जब गीता है वो मछली बेचकर आय प्राप्त करती है, जब मछलियों को बाजार में बेच देती है तो उससे उसको क्या है, लाभ मिलता है, आय प्राप्त होती है। श्रम का बाजार में प्रवेश, जब है श्रम है यानी मेहनत है वो घर पे की जा रही है तो उसका कोई महत्व नहीं था, क्योंकि वो कर्तव्य के रूप में था। लेकिन उसी मेहनत को, उसी श्रम को जब व्यक्ति किसी अन्य स्थान पे करता है या बाजार में करता है तो उससे उसको लाभ प्राप्त होता है, उसको आमदनी प्राप्त होती है। आय का निर्धारण शिक्षा और कौशल, यानी किसी व्यक्ति की आय का प्रमुख आधार क्या होता है कि उसने शिक्षा कितनी प्राप्त की है, उसके पास किसी कार्य करने का अनुभव है या कार्य करने के तरीके उसके पास किस प्रकार के हैं। इन दोनों पे प्रमुख रूप से किसी देश की या किसी परिवार के व्यक्ति हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसकी स्थिति निर्भर करती है। बात आती है महिलाओं के पास कम शिक्षा और प्रशिक्षण। वर्तमान समय की बात करो चाहे अपने आज़ादी के समय की बात करो, आज़ादी के समय की बात करते हैं तो उस समय महिलाएं बहुत कम ही है जो ऐसी महिलाएं थी जो पढ़ना लिखना जानती थी। और पढ़ने लिखने के कारण क्या है, प्रमुख रूप से वो घर से जुड़ी हुई क्रियाएं करती थी, उनको बाजार से संबंधित क्रियाओं की जानकारी नहीं थी और उनको अन्य कुछ कार्य करने नहीं आते थे। लेकिन जैसे जैसे समय परिवर्तित होता गया, स्थितियां हैं बदलती गई, महिलाएं हैं वो घर के काम के साथ साथ अन्य काम हैं वो भी करने लगी, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में संबंधित हो, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे छोटे छोटे लघु कुटीर से संबंधित कार्य करना हो। तब महिलाओं ने शिक्षा प्राप्त की और उनको किसी चीज का प्रशिक्षण मिल गया, अनुभव मिल गया, तो महिलाएं हैं वो कार्य करने लग गई। नौकरी की सुरक्षा नहीं। अब महिलाएं क्या है कि जब गांव में छोटे छोटे कार्यों में लगी हुई होती है तो उनको कार्य है वो कुछ समय के लिए मिलता है, और जब कार्य है या जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो जब लक्ष्य पूरा हो जाता है तो वो कार्य बंद हो जाता है और महिलाओं की वो नौकरियां हैं, वो कार्य है वो छूट जाते हैं और उनकी आमदनी बंद हो जाती है। बात आती है प्रसूति अवकाश व शिशु देखभाल के अवकाश नहीं। जब गाँव में छोटी छोटी फैक्ट्रियों में वो काम करती है, उद्योगों में काम करती है, तो जब वो प्रसूता यानी जब महिलाएं क्या है कि प्रेग्नेंट वगैरह होती है तो उस समय उनको क्या है छुट्टी नहीं मिलती, उनको अवकाश नहीं मिलता। साथ में क्या है कि जब बच्चे उनके हो जाते हैं तो उनकी देखभाल के लिए उनकी जो जिम्मेदारी है, उनका जो भरण पोषण करना है, उनकी जो देख रेख करनी है, उसके लिए उन्हें छुट्टी नहीं मिलती। तो इस कारण क्या है कि ऐसी स्थिति में कई बार क्या है गाँव में या छोटे शहरों गाँव में उनकी नौकरियां हैं वो उनसे छिन जाती है। वजह क्या कि वह एक रूप से जो कार्य कर रही है वो छोटे उद्योगों में कार्य कर रही है, छोटे फर्मों में कार्य कर रहे हैं। इस कारण क्या है कि जो उनकी सेवाएं हैं वो छोटे स्तर पर है और कम अनुभव के आधार पे है। बात आती है विशेष स्थिति की। शिक्षा व कौशल के आधार पर समान वेतन, यानी अपने बात की थी संविधान में कि जो पुरुष है और महिलाएं हैं वो दोनों समान हैं, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और जब महिलाएं और पुरुष जब एक स्थान पे समान कार्य करते हैं तो उन समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, समान भुगतान किया जाएगा। भुगतान के आधार पर पुरुष महिला के साथ योग्यता के आधार पे, उनके कौशल के आधार पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा और समान कार्य के लिए उनको समान वेतन भुगतान दिया जाएगा। बात आती है शिक्षा और चिकित्सा प्रशासनिक सेवाओं में योगदान, यानी प्रमुख रूप से जो महिलाएं हैं उनका योगदान किन क्षेत्रों में रहता है। तो ध्यान रखना आजकल की जो महिलाएं हैं प्रमुख रूप से शिक्षा से जुड़ी हुई है, चिकित्सा से जुड़ी हुई है, और कुछ महिलाएं हैं वो प्रशासनिक सेवा पे भी है, यानी उच्च अधिकारी है, चाहे वो IAS हो या मान लो मिलिट्री में हो, वायुसेना में हो, थल सेना में हो या अन्य किसी उच्च इकाई पे कार्यरत हो। तो महिलाएं हैं प्रमुख रूप से जो उनके आज कार्य क्षेत्र हैं वो शिक्षा, चिकित्सा और प्रशासनिक क्षेत्र हैं। अब बात करते हैं कि किसी देश की जो जनसंख्या है उसमें ऐसी कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, ऐसे कौन से गुण होने चाहिए कि वो जनसंख्या है वो देश के राष्ट्रीय आय में, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कर सके। तो इसके प्रमुख कुछ कारण होते हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे। पहला जो कारण है वो है साक्षरता, यानी किसी देश की साक्षरता है वो उसकी आर्थिक स्थिति उस पर निर्भर करती है। देश की जनसंख्या जितनी अधिक है अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगी उतना ही अधिक क्या है कि प्रति व्यक्ति आय में और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, क्योंकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसके सोचने समझने की क्षमता अलग होती है, जबकि एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता कम होती है। तो इस क्षमताओं के आधार पे, इस योग्यता के आधार पे ही क्या है कि देश की आर्थिक स्थिति है, राष्ट्रीय आय है, प्रति व्यक्ति आय है, उसमें वृद्धि होती है। तो उसमें प्रमुख रूप से किसका आधार होता है? शिक्षा का। शिक्षा जितनी अधिक होगी किसी देश की, राष्ट्र की, उतनी ही जनसंख्या वो अच्छी रूप से कार्य करेगी। बात आती है जीवन प्रत्याशा, यानी किसी देश में
प्रति व्यक्ति औसत जो आयु है वो क्या है, तो प्रमुख रूप से बात की जाए तो जिस देश की जो औसत आयु जितनी अधिक होगी, यानी जन्म के पश्चात एक बालक है, एक पुरुष है, वो कितने समय तक जीवित रहता है, उसको जीवन प्रत्याशा कहते हैं। ध्यान रखना, अपने देश की जो जीवन प्रत्याशा है वो 69 वर्ष है, वो प्रति व्यक्ति बताई गई है। औसत आधार पे प्रति व्यक्ति की जो जीवन प्रत्याशा है वो कितनी है, 69 वर्ष। जितने व्यक्ति जितने अधिक समय तक जीवित रहते हैं उतना ही क्या है कि वो अपना श्रम करते हैं, देश के योगदान में अपना सहयोग निभाते हैं। बात आती है कौशल निर्माण की। अपनी जो शिक्षा है उसको ऐसी शिक्षा बनाया जाए कि वो किताबी ज्ञान के साथ साथ क्या है कि हमें अन्य व्यवसाय की शिक्षा भी दे, अन्य अपने ऐसे हाथ के कार्य सिखाए जाए जिसके माध्यम से क्या है कि हमें आवश्यकता जब हो उस समय कोई ना कोई कार्य है, चाहे वो मशीनों से संबंधित हो, चाहे वो औजारों से संबंधित हो, किसी नई चीज़ का निर्माण करना हो, कच्ची सामग्री है उससे कुछ औजार बनाने हो, संसाधन बनाने हो, या कुछ ऐसे प्रायोगिक अनुसंधान हमसे करवाए जाए, सिखाए जाए, जिससे हम किसी चीज़ को और अधिक बारीकी से समझ पाएँ, और अधिक बारीकी से उसको समझ पाएँ, उसका ज्ञान प्राप्त कर सकें। ऐसी जो है प्रशिक्षण व्यवस्था, कौशल व्यवस्था होनी चाहिए।